वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर 26। अभिजीत ने सामने से यह जवाब दिया, फिर अपने सामने पड़ी हुई बेल बजाई, जिस सुनकर उसका पीए वहां आया। उसे देखते हुए उसने ऑर्डर देकर कहा, हम सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और बाहर एक लेडी है, उनको अंदर भेजो। पीए ने जवाब देते हुए कहा, माफ करिए विधायक साहब, बाहर तो कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर अभिजीत और वल्लभ दोनों ही परेशान हो गए। वल्लभ ने हैरानगी से सवाल किया, ऐसो किस तरह हो सके से? हम तो उनको बाहर ही छोड़ कर आए थे, वो इतनी जल्दी ऐसे कट्ठे जा सके से? अभिजीत ने वल्लभ को थोड़ा डांटते हुए कहा, उसके लिए ये जगह अनजान है, और तुम भी जानते हो कि श्रेष्ठ गद्दी के लिए ने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है। किसी ने उस लड़की को श्रेष्ठ के कारण टारगेट बना लिया तो, और तुम उसको ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। हम अभी जाकर देखते हैं, वल्लभ के सामने से हड़बड़ाते हुए कहा। तो संकल्प भी उसकी बात पर परेशान होते हुए बोला, हमारी मासा को कुछ होगा तो नहीं, हम भी जाकर देखेंगे कहाँ गई वो। अभिजीत ने उसको शांत करवाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाते हैं, तुम नाश्ता करो और हम तुम्हारी मासा को देख कर आते हैं। चलो वल्लभ। ये बोलकर अभिजीत ने संकल्प को समझाया और उसको वहीं पर छोड़कर वल्लभ के साथ कमरे से बाहर चले गए। इधर दूसरी तरफ गोली चली तो कस्तूरी गोली से बचकर वहां से भाग गई। उसके पीछे कुछ नकाबपोश आदमी पड़े हुए थे, जो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वो डर के मारे हाफ रही थी और दौड़ते हुए जंगल में घुस गई। हे कान्हा जी, ये लोग कौन हैं? हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कस्तूरी डर के मारे हाफते हुए खुद से बोली। वो गुंडे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उनके सरदार ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, वह लड़की बचकर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो उस ट्रक ड्राइवर का हुआ था। वह लोग भी जंगल में कस्तूरी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उस जंगल में वह अपने भारी से घाघरे को बहुत मुश्किल से संभाल रही थी। तभी अचानक से वह किसी से टकराए और टकराते ही जमीन पर धड़ाम से गिरी। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वह कस्तूरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, उठो। कस्तूरी का चेहरा ऊपर हुआ तो उसकी नजरें कस्तूरी से मिली। उसको देखते ही उस इंसान के मुंह से एक ही शब्द निकला, खूबसूरत मोहब्बत। कस्तूरी की नज़र उसके हाथ पर बने हुए 2 तलवारों के टैटू पर पड़ी। उसको कुछ याद आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो डर के कांपते हुए पीछे हट गई। नहीं नहीं, उसने डरते हुए ये कहा और खुद को संभालते हुए उठकर वहां से भगाने के लिए बढ़ गई। वो आदमी उसको देखता रह गया। उसके मुंह से फिर निकला, खूबसूरत मोहब्बत। वो वहीं पर खड़ा उसे भागते हुए देख रहा था, लेकिन सामने से कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। कस्तूरी वहां से भाग गई थी। इतने में अभिजीत और वल्लभ दोनों उसको ढूंढने के लिए ऑफिस से बाहर आ गए थे। अभिजीत ने वल्लभ की गाड़ी के आसपास नजरें दौड़ते हुए सवाल किया, यहाँ पर तो कोई नहीं है। वल्लभ, कहाँ पर छोड़कर गए थे तुम उस लड़की को? वल्लभ ने सामने से जवाब देते हुए कहा, मनेवा को अट्ठे ही छोड़ा था विधायक सा, बेरा कोनी की एब वो कट्ठे गई। तभी जंगल से गोली चलने की आवाज आई। गोली कस्तूरी पर चली थी, लेकिन कस्तूरी उनसे बच गई थी, जिसे सुनकर वल्लभ और अभिजीत के कान खड़े हो गए। अभिजीत हड़बड़ाते हुए बोला, वो जंगल में है वल्लभ, हमें उसकी मदद करनी होगी। उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, चलो उसे ढूंढते हैं। वह दोनों कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में घुस गए। उनका सामना कस्तूरी से तो नहीं हुआ, लेकिन कस्तूरी के पीछे पड़े हुए उन गुंडों से हो गया। एक एक करके वल्लभ और अभिजीत दोनों उन गुंडों से निपटने लगे। वह गुंडे काफी सारे थे और पूरे जंगल में फैले हुए थे। इधर कस्तूरी, जो कि उन गुंडों से डरते हुए भाग रही थी, अचानक से उसके सामने एक गुंडा आ गया। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करने के बोला, अब कहाँ पर भगोगी? कस्तूरी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे, उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसकी सांस पहले से ही फूली हुई थी। उसने अब रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहा, हमें मत मारो, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें मत मारो। उसकी हालत देखकर वह गुंडा हंसने लगा और उसने हंसते हुए अपनी गन लोड करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर कस्तूरी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसे शूट कर पाता, इतने में किसी ने उसके पीछे से उसके सिर पर पेड़ की लकड़ी का लठ मारा और वह धड़ाम से नीचे गिरा। उसके पीछे अभिजीत खड़ा हुआ था। कस्तूरी ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली। वो जमीन पर पड़े गुंडे को देख रही थी। तभी उसके कान में अभिजीत की आवाज पड़ी,
तुम ठीक तो हो ना छोरी? कस्तूरी ने उस आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी डर था। वह अभिजीत से कोई सवाल करती कि इतने में एक गुंडा और आया, जो अभिजीत पर चाकू से हमला करने के लिए पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते ही कस्तूरी ने चिल्लाते हुए कहा, आपके पीछे। इस आवाज को सुनकर ही अभिजीत पीछे मुड़ा और उसका हाथ हमले वाला पकड़कर उसके पेट पर अपनी लात से वार किया, जिससे वह दूर जाकर गिरा। कस्तूरी ये सब देखकर डर के मारे कांप रही थी। इतने में दूसरा गुंडा खड़ा हो गया और वह अभिजीत पर वार करने के लिए बढ़ते हुए चिल्लाया, आ! पर अभिजीत ने मुड़कर उसके नाक पर मुक्का मारा और वो अपना नाक पकड़कर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरा। इतने में पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा, जिसे सुनते ही वो गुंडे भागने लगे, पर पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। कस्तूरी ये सब देखकर अभी भी डर से कांप रही थी। अभिजीत ने उसे देखते हुए सवाल किया, छोरी तू ठीक तो है? कस्तूरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में वल्लभ वहां आया और आते ही कस्तूरी को देखते हुए बोला, ठकुरानी सा आपको चोट तो नहीं लगी? उसकी नज़र कस्तूरी की बाजू पर गई, जहां से खून निकल रहा था, पर वो मासूम बच्चों की तरह अपनी जगह पर खड़ी बस रोए जा रही थी। उसे देखकर अभिजीत ने उसके पास जाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, छोरी डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, चलो हमारे साथ। कस्तूरी डर के मारे अपनी मुट्ठियां बंद करके उनके साथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए चलने लगी। अभिजीत और वल्लभ उसे ऑफिस में लेकर आए तो उसे देखते ही संकल्प उसकी ओर दौड़ते हुए आया, माँ सा। वो आते ही कस्तूरी को लिपट गया। उसे देखकर कस्तूरी ने अपने आंसू साफ किए तो वो छोटा शैतान उसे देखते हुए बोला, माँ सा आप ठीक तो है ना? कस्तूरी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ हमारे बच्चे हम ठीक है। छोरी तुम आराम करो, हमने तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाया है, वो तुम्हारी मर्म पट्टी कर देगा तो हम घर के लिए निकलेंगे। हम तुम सब के लिए चाय नाश्ता बोलते हैं। अभिजीत ने उसे जवाब देते हुए ये कहा और कस्तूरी को ऑफिस में संकल्प के साथ छोड़कर बाहर चला गया। इधर बाहर वल्लभ फोन पर बात कर रहा था। कथन ठाकुर सा उनको छोटी सी चोट आई और पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ लिया से, पर श्रेष्ठ ठाकुर सा ने फोन क्यों को नहीं उठाया से? वल्लभ फोन पर कथन से बोला। सामने से कथन ड्राइविंग कर रहा था। उसने जवाब देते हुए कहा, वल्लभ भाई सा आप व छोरी और संकल्प का अच्छी तरह ध्यान रखिए, मैं ऑफिस जा रहा सूं। भाई सा की मीटिंग से, शायद जे वास्ते उन्होंने आपका फोन को नहीं उठाया हो। ठीक से ठाकुर साहब मैं फोन रखता सूं। ये बोलकर वल्लभ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। उसके ऐसा करते ही अभिजीत ने सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है वल्लभ, ये किसका काम होगा? हमें तो राजावत का ही काम लग रहा से, वह के अलावा और कौन से जो ऐसो कर सके से? वह को राजगद्दी की लालसा से, वल्लभ ने सामने से जब कहा। तो अभिजीत कुछ सोचते हुए बोला, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, ये हमला किसी और कारण से हुआ है। कोई और भी है जो इस छोरी को मारना चाहता है, पर इतना नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। विधायक सा बाकी के राजवाड़े भी जैसलमेर की राजगद्दी पर आंखें लगाए हुए से, शायद उनमें से किसी राजवाड़ा के मुखी ने ऐसा किया हो। वल्लभ कुछ सोचते हुए बोला, जिस पर अभिजीत ने एक गहरी सांस ली और जवाब देते हुए कहा, पता कोनी वल्लभ जे हमले के पीछे कौन से, पर पुलिस उन लोगों का मुंह जरूर खुलवाएगी। बेचारी छोरी काफी डर गई से, पता कोनी श्रेष्ठिया के बारे में जानकर कुछ करेगा भी या ना। अब तक तो उसको पता चल गया होगा कि इस छोरी पर हमला हुआ है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ जीटी पेट्रोलियम लिमिटेड के ऑफिस में श्रेष्ठ अपने केबिन में मौजूद था। उसके सामने शाश्वत बैठा हुआ था और आते ही कथन ने भी उसको कस्तूरी के बारे में बता दिया था। जैसे ही कथन की बात पूरी हुई, श्रेष्ठ की मुट्ठी गुस्से में कस गई थी। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, हमारे दुश्मनों को क्या लागे से कि वह महारे को राजगद्दी पर बैठने से रोकने वास्ते आखिरी जरिया महारी लुगाई को मारकर महारे को गद्दी से बैठने से रोक देंगे। जैसलमेर की राजगद्दी महारी से वह को मैं किसी भी हालत में हासिल कर रहूंगा। ये बोलकर उसने कथन की तरफ देखते हुए सवाल किया, संकल्प को चोट तो न आई से? वह ठीक से और वह छोरी को कोई नुकसान तो न पहुंचा? कथन ने जवाब देते हुए कहा, वह काफी डरी हुई थी और रोए जा रही थी, लेकिन संकल्प सुरक्षित है क्योंकि हमला सिर्फ छोरी पर हुआ था। श्रेष्ठ हैरानी से बोला, छोरी पर ही क्यों हमला हुआ? तू क्या बोल रहा से? हमला करने वाले को तो पूरा मौका मिला था, वह तो संकल्प को भी जरिया बना सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, क्योंकि वह छोरी अकेली बाहर थी, बाकी लोग अंदर थे। कथन ने जवाब देते हुए जब ये कहा तो श्रेष्ठ असमंजस में मुंह बनाते हुए बोला,
कैवा अकेली बाहर घूम रही थी। सारे के सारे बावले मेरे ही मथे पर लिखे थे भगवान ने। तथन और शाश्वत दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे से? महारे को बताओ कि संकट ने अपना मुंह खोल या ना। शाश्वत ने जवाब देते हुए कहा, भाई सा, वा को बहुत मारा पीटा और टॉर्चर भी किया, लेकिन अभी तक वा ने अपने मुंह से वा इंसान का नाम लेना तो दूर की बात से हमारी बात भी ना मानी। वा कुछ भी नहीं बोल रहा। उसकी बात सुनकर कथन ने कहा, भाई सा, कहीं ये किसी और रजवाड़ों के राजा को तो काम ना से, क्योंकि सबको जैसलमेर की गद्दी चाहिए। थम भी जाने से कि इस राजगद्दी के पीछे कितने राजवाड़े पड़े हुए हैं। श्रेष्ठ ने गुस्से में मुठिया कसी और उसको जवाब देते हुए कहा, जितनी मर्जी राजा पड़े हो, वह राजगद्दी महारी से। मैं छोरी को देखने के लिए जा रहा हूं। तो एक बार फिर से कोशिश करना और अगर फिर भी वह ना माने तो वह की कोई कमजोरी ढूंढ कर लाओ जिससे हम वह का मुंह खुला सके। समझ गए? उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और शाश्वत ने सवाल किया, भाई सा, आप बीकानेर जा रहे से? क्या हम अभिजीत भाई सा के घर जाएंगे, क्योंकि वह लड़की वटठे से। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ वहां से जाने के लिए बड़ा ही था। उसने अपने कदम रोक लिए। उसके कदमों में जैसे जान ही खत्म हो गई। तथन ने उसको देखते हुए कहा, भाई सा, आपको जाना चाहिए। बीती जिंदगी में जो भी हुआ उसको भूलकर आपको वह छोरी को देखने जरूर जाना चाहिए। शायद वहां जाकर आपको पता चल जाए कि उस पर हमला करने वाला कौन था और क्यों उसने हमला किया। दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में बेड पर एक लंबा चौड़ा आदमी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे। उसके हाथ पर तलवार वाला टैटू था। उसके सामने कस्तूरी का चेहरा घूम रहा था। वो खुद से बार बार बोल रहा था, मोहब्बत उसी को बोलते हैं। मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इतने में एक आदमी दरवाजे से दस्तक देते हुए बोला, खम्मा घनी ठाकुर मालिक सा, हमने वह छोरी को मारने के लिए अपने दूसरे आदमियों को भेजा से। वह खाली हाथ नहीं आएंगे। ब्रिजेश, हमें मोहब्बत हो गई है। हमें वह लड़की चाहिए, वह भी जिंदा। हम उससे प्यार करना चाहते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, कौन है ये आदमी? क्या मुसीबत लेकर आने वाला है ये इंसान कस्तूरी की जिंदगी में? क्या जानती है कस्तूरी इस इंसान को? चैप्टर 27। एक बड़े से कमरे में बेड पर एक लंबा चौड़ा आदमी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे। उसके हाथ पर तलवार वाला टैटू था। उसके सामने कस्तूरी का चेहरा घूम रहा था। वो खुद से बार बार बोल रहा था, मोहब्बत उसी को बोलते हैं। मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इतने में एक आदमी दरवाजे से दस्तक देते हुए बोला, खम्मा घनी ठाकुर मालिक सा, हमने वह छोरी को मारने के लिए अपने दूसरे आदमियों को भेजा से। वह खाली हाथ नहीं आएंगे। ब्रिजेश, हमें मोहब्बत हो गई है। हमें वह लड़की चाहिए, वह भी जिंदा। हम उससे प्यार करना चाहते हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, जिसे सुनकर ब्रिजेश चौंक गया था। उसने हड़बड़ाकर कहा, यह आप क्या बोल रहे हो ठाकुर मलिक सा? वह ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर की पत्नी है और आपसे तो बहुत ज्यादा छोटी है। तो क्या हुआ, अब तो बड़ी हो गई है ना, और बहुत ही खूबसूरत भी है। आज तक हमें लगा था कि हमारे दिल में कभी कोई लड़की अपनी जगह नहीं बना पाएगी। कितनी ही लड़कियों ने कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर अब उसने बिना कोशिश किए ही हमारे दिल में जगह बना ली। तो हम उसको अपने दिल से नहीं निकलने देंगे, उसकी मर्जी हो या ना हो। हमें वह लड़की चाहिए, प्रलय ने जवाब देते हुए कहा। उसके नौकर ने उसको देखकर सर झुकाते हुए कहा, ठीक है मालिक सा, हम अपने आदमियों को उस लड़की को जिंदा पकड़कर यहाँ लाने के लिए बोलते हैं। जबरदस्ती नहीं, हमें वह लड़की अपनी मर्जी से हमारे पास चाहिए। हम उस लड़की को हासिल करना चाहते हैं, न कि छीनना। वह कोई खिलौना नहीं है जिसको हम बच्चों की तरह जिद करके उसके पति से छीन लेंगे। वह एक रियासत है जिसको हमें जीतना है और हम उसको जीत कर ही रहेंगे। प्रलय ऐसा बोलकर मुस्कुराने लगा, फिर से आंखें बंद करके वैसे ही लेट गया जैसे पहले लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने फिर से कस्तूरी का मासूम चेहरा छा गया था। उसने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से और उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि उस लड़की को हाथ भी न लगाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वह आदमी सर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद प्रलय अपने दिल पर हाथ रखकर वापस खुद से पुकारने लगा, मोहब्बत, तुम हमारी खूबसूरत मोहब्बत हो जिसे हमें हर हाल में हासिल करना है।
तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनानी है, और हम ऐसा करके ही रहेंगे। अचानक से उसको कुछ याद आया, और वह खुद से बोला, अरे नहीं, हमें तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता, हमें तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं पता। ऐसा कैसा प्यार है हमारा, हमें तुम्हारे बारे में पूरा पता होना चाहिए, हम तुम्हारी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, जो कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी थी कि कस्तूरी की जिंदगी में सच में प्रलय आने वाली थी। बीकानेर में अभिजीत का घर। कस्तूरी बच्चों की तरह रो रही थी। वह जिस कमरे में थी, उस कमरे में संकल्प बेड पर सो रहा था। वह उसके पास बैठी हुई थी और उसको सहलाते हुए रो रही थी। तभी उसके कमरे में अभिजीत अंदर आते हुए बोला, यो काय, तू अभी तक रो रही से? उसकी आवाज़ सुनकर कस्तूरी ने अपने आंसू साफ कर लिए। उसने अभिजीत से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंची। अरे लाडो, ऐसा क्यों बोल रही से? हमें तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। पता नहीं वह लोग कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। शायद वह लोग औरतों को किडनैप करते होंगे। ऐसे बहुत से गैंग आजकल राजस्थान में घूम रहे हैं, उन्हीं में से कोई होंगे। पर अब वह जेल में है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभिजीत ने उसको समझाते हुए उसके सर को बहुत ही प्यार से सहलाया। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने अपने आंसू साफ किए और उसको देखते हुए बोली, आपने हमें लाडो क्यों बोला? लाडो तो छोटी बहन को बोला जाता है। उसकी बात सुनकर अभिजीत हंसते हुए बोला, तो तुम भी तो हमारी छोटी बहन हो। तुमने हमारी बहन की जगह ली है। श्रेष्ठ की जिंदगी में ही नहीं ली, बल्कि हमारी जिंदगी में भी ली है। इसलिए आज से तुम हमारी भी बहन हो। अब तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए ये कपड़े लेकर आए हैं। संकल्प ने तो खाना खा लिया था, तुम्हें भूख लगी होगी, हम तुम्हारा खाना भेज देते हैं। अभिजीत ने उसे यह जवाब दिया और वहां से चला गया। कस्तूरी ने अपने कपड़े चेंज किए तो इतने में उसका खाना आ गया था। रात हो चुकी थी। अभिजीत और वल्लभ खाना खा रहे थे। वही घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक 28 साल का लंबा चौड़ा इंसान बाहर आया। उसने बिना सोचे अपना कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, पर फिर बीच में ही रुक गया। उसने मन में खुद से कहा, ना, मैं अंदर को नहीं जा सकता। बहुत सी यादें जुड़ी से महारी जे घर से वा को भूलकर यहाँ पर अपनी दूसरी लुगाई को लेने जाऊं ना। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। ये श्रेष्ठ था। फिर उसके दिमाग में कथन की बातें घूमने लगी। उसने खुद से कहा, नहीं, मने एक बार उसे देखना चाहिए। लेकिन अगर अभिजीत ने वा छोरी के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मने गुस्सा आ जाएगा। पर महारा वा छोरी को देखना भी जरूरी है। अब क्या करूं? वो ये सब सोच विचार कर वहां पर घूम रहा था, लेकिन अंदर नहीं जा रहा था। इधर कस्तूरी खाना खाकर प्लेट रखने के लिए किचन की तरफ आई। उसने हल्का राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था। अभिजीत वल्लभ से बात कर रहा था। क्या तुम्हें श्रेष्ठ ने फोन किया? अभिजीत के इस सवाल पर वल्लभ ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने महारे को फोन नहीं किया। ये बात सुनकर अभिजीत श्रेष्ठ पर बिगड़ते हुए बोला, हद होती है। अब तक तो उसको पता चल गया होगा कि उसकी लुगाई पर हमला हुआ है। उसे एक बार तो फोन करके पूछना चाहिए था, पर उसे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेचारी छोरी कहाँ फंस गई उसके साथ। इतने में उसके कानों में चूड़ियों की आवाज पड़ी, तो उसको एहसास हुआ कि कस्तूरी उनसे कुछ दूर खड़ी हुई थी। शायद उसने उन दोनों की बात सुन ली थी, जिस कारण उन दोनों का चेहरा उतर गया था। कस्तूरी ने धीमे से पूछा, भाई साहब, अगर आप लोगों ने खाना खा लिया तो हम आपके और हमारे बर्तन साफ कर देते हैं। अच्छा, तो घर में जितने नौकर हैं उनको तब तक के लिए छुट्टी दे देते जब तक तुम यहाँ पर हो। घर का सारा काम तुम ही कर लेना। अभिजीत थोड़ा रूखे स्वर में बोला। कस्तूरी का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, हमें घर का कोई काम नहीं आता। उसकी बात सुनकर अभिजीत थोड़ा हंसते हुए बोला, तो हम कौन सा अपनी लाड़ों से काम करवाना चाहते हैं? हमारी बहन अपने मायके आई है, अपने भाई के घर, तुमसे काम क्यों करवाएंगे हम? घर में नौकर हैं, सब संभाल लेते। तुम जाकर आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। कस्तूरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाए और प्लेट किचन में रखकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई, जहां पर संकल्प सो रहा था। उसके जाते ही अभिजीत उन्हें थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, दाता हुकुम ने आज तक जो भी फैसला लिया है वो सबसे सही फैसला साबित हुआ है, पर इस छोरी के मामले में हम उनके फैसले को समझ नहीं पा रहे। ये कितनी छोटी है और इतनी समझ भी नहीं है इसको।
तो क्यों उन्होंने इसको श्रेष्ठ के लिए चुना? सामने से वल्लभ ने जवाब देते हुए कहा, ये तो हमें भी नहीं पता विधायक सा, पर उन्होंने चुना है तो कोई सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। पता नहीं यह उस एंग्री यंग मैन को कैसे संभालती होगी। बेचारी कितनी मासूम है, अभिजीत चिंता करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वल्लभ हंसते हुए बोला, घनी अच्छी तरह संभालते से यो दोनों माँ बेटा। आज सुबह की बात से वल्लभ ने कस्तूरी और संकल्प की पूरी बात अभिजीत को बताई तो वह हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, हो तो इन दोनों ने सच में उस एंग्री यंग मैन की नाक में दम कर रखा है। वह कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। इधर कस्तूरी अपने कमरे में आई तो उसके दिमाग में अभिजीत की बातें घूम रही थी। उसने मने में कहा, सच में उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दुष्ट है वो, हम इतनी बार तो माफ़ी मांग चुके हैं उनसे, इंदू जीजी की गलती के लिए क्या वो हमको माफ़ नहीं कर सकते? उसकी आंखों से आंसू छलक गए, जिन्हें उसने साफ किया और लाइट बंद करके संकल्प के साथ लेट गई। इधर अंधेरे का फायदा उठाकर कोई अनजान इंसान अभिजीत के घर में सीधा कस्तूरी के कमरे की बालकनी से कमरे में आया और कस्तूरी के ऊपर बेड के आसपास मंडराने लगा। दूसरी तरफ घर के बाहर खड़े श्रेष्ठ का ध्यान अब घर की तरफ गया। उसने देखा कि अंदर की सभी लाइट्स बंद हो गई थी, जिस कारण उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान छा गई। उसने मन में खुद से कहा, अब अंदर जाकर देख लेता सुन। वह दोनों को सब सोच चुके होंगे, आराम से जाऊंगा और आराम से आ जाऊंगा। उसने ये सोचकर दीवार को लांघा और घर के अंदर चला गया। घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। श्रेष्ठ ने उन लोगों को भी चकमा दिया और वाटर पाइप के जरिए ऊपर चढ़ गया। उसने ऐसा करते हुए खुद से कहा, जे कमरे की लाइट जग रही थी, मतलब वह छिपकली और संकल्प इसी कमरे में होंगे। अभिजीत का कमरा तो दूसरी तरफ से और गेस्ट रूम भी ग्राउंड फ्लोर पर से, तो यही रूम बचा है। इतना सोचकर वह कमरे की बालकनी में कूद गया। उसकी आवाज से दूसरी शख्सियत छुप गया। श्रेष्ठ उस कमरे में पहुंच गया था जहां पर कस्तूरी संकल्प के साथ रुकी हुई थी। वो दोनों माँ बेटा आराम से सो रहे थे और इधर श्रेष्ठ बालकनी के जरिए उनके कमरे में घुस चुका था। उसने देखा कि कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वो उन दोनों को देखकर मन में खुद से बोला, देखो सुबह ते मैं चैन से 1 मिनट भी नहीं बैठ पाया सो, और अच्छे ये दोनों आराम से सो रहे से। अचानक उसको वहां आने का मकसद याद आया और वो खुद से मन में बोला, लेकिन क्या सच में ये दोनों को चोट नहीं आई से? देखूं तो उद्धरण चिन्ह। श्रेष्ठ पहले बेड के पास आया तो उसने संकल्प को ध्यान से देखा। उसने उसके हाथ को चेक किया, वह बिल्कुल ठीक था। उसने उसके चेहरे को सहलाया और माथे पर अपने होठों छूकर उसकी सुबह वाली हरकत याद करके मुस्कुरा दिया। अब वह कस्तूरी के करीब गया और उसको देखने के लिए उसका हाथ छुआ तो मन में बोला, यो छोरी तो कितनी नाजुक से, बिल्कुल फूल की तरह। उसकी छुहन से श्रेष्ठ के दिल में हलचल सी हुई। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो कस्तूरी को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक उसने इसे कंट्रोल करके मन में खुद से कहा, जे को कट्ठे चोट लगी से। उसने कस्तूरी को चेक करने के चक्कर में उसके घाव को छू दिया, जिस कारण कस्तूरी की कच्ची नींद खुल गई। अंधेरे में उसको श्रेष्ठ का चेहरा नजर नहीं आया, इसलिए वह अंधेरे में उसके करीब बैठे उस इंसान को देखकर चिल्ला उठी, आ। उसकी आवाज सुनकर उसके बगल में लेटा हुआ संकल्प भी नींद से उठा और उसको भी श्रेष्ठ नजर नहीं आया, तो वह भी चिल्ला उठा, आ। दोनों एक साथ चिल्लाने लगे, भूत भूत। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अभिजीत जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहा था, उसने जब आवाज सुनी तो वह नींद से जगकर खुद से बोला, अरे ये तो उस छोरी और संकल्प की आवाज है। उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? उसने लाइट ऑन की और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसको सामने से वल्लभ उस तरफ आता हुआ नजर आया। वह भी उसी की तरह घबराया हुआ था। वल्लभ जल्दी चलो, पता नहीं ये दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं। अभिजीत ने उसको देखते हुए यह जवाब दिया और वह दोनों वहां से कस्तूरी के कमरे की तरफ चले गए। इधर कस्तूरी और संकल्प दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों आंखें बंद करके छोटे बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने मन में गुस्से से कहा, ये दोनों टाबर बच्चे तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। इनकी आवाज पूरे घर में फैल जाएगी। बावले कहीं के। जे के पहले इनकी आवाज सुनकर अभिजीत अटके आए। मने छुपने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या श्रेष्ठ को पकड़ पाएंगे अभिजीत और वल्लभ? कौन आया है कस्तूरी के पास? क्या श्रेष्ठ के दिल में जग रहा है कस्तूरी के लिए एहसास? चैप्टर 28। श्रेष्ठ पहले बेड के पास आया तो उसने संकल्प को ध्यान से देखा। उसने उसके हाथ को चेक किया।
वह बिल्कुल ठीक था। उसने उसके चेहरे को सहलाया और माथे पर अपने होठों छूकर उसकी सुबह वाली हरकत याद करके मुस्कुरा दिया। अब वह कस्तूरी के करीब गया और उसको देखने के लिए उसका हाथ छुआ तो मन में बोला, यो छोरी तो कितनी नाजुक से, बिल्कुल फूल की तरह। उसकी छुहन से श्रेष्ठ के दिल में हलचल सी हुई। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो कस्तूरी को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक उसने इसे कंट्रोल करके मन में खुद से कहा, जे को कट्ठे चोट लगी से। उसने कस्तूरी को चेक करने के चक्कर में उसके घाव को छू दिया, जिस कारण कस्तूरी की कच्ची नींद खुल गई। अंधेरे में उसको श्रेष्ठ का चेहरा नजर नहीं आया, इसलिए वह अंधेरे में उसके करीब बैठे उस इंसान को देखकर चिल्ला उठी, आ। उसकी आवाज सुनकर उसके बगल में लेटा हुआ संकल्प भी नींद से उठा और उसको भी श्रेष्ठ नजर नहीं आया, तो वह भी चिल्ला उठा, आ। दोनों एक साथ चिल्लाने लगे, भूत भूत। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अभिजीत, जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहा था, उसने जब आवाज सुनी तो वह नींद से जगकर खुद से बोला, अरे ये तो उस छोरी और संकल्प की आवाज है। उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? उसने लाइट ऑन की और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसको सामने से वल्लभ उस तरफ आता हुआ नजर आया। वह भी उसी की तरह घबराया हुआ था। वल्लभ, जल्दी चलो, पता नहीं ये दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं। अभिजीत ने उसको देखते हुए यह जवाब दिया और वह दोनों वहां से कस्तूरी के कमरे की तरफ चले गए। इधर कस्तूरी और संकल्प दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों आंखें बंद करके छोटे बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने मन में गुस्से से कहा, ये दोनों टाबर बच्चे तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। इनकी आवाज पूरे घर में फैल जाएगी। बावले कहीं के। जे के पहले इनकी आवाज सुनकर अभिजीत अटके आए। मने छुपने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह छुपाने के लिए जल्दी से बैग के नीचे घुस गया। इधर अभिजीत और वल्लभ दरवाजा खोलकर अंदर आए। अभिजीत ने आते ही लाइट ऑन करके सवाल किया, क्या हुआ? वो रोशनी के आते ही उन दोनों को देखते हुए चिंतित स्वर में बोला, क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे थे? वल्लभ ने भी उन दोनों बच्चों को देखकर सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ ठकुरानी सा? कस्तूरी डर के मारे रोते हुए बोली, भाई सा जहां पर भूत था। उसकी गोद में छुपकर बैठे संकल्प ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ मामा सा, यहाँ पर भूत बैठा हुआ था। उनकी बात सुनकर वल्लभ और अभिजीत दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभिजीत थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे भूत कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता, जरूर तुम लोगों ने सपना देखा होगा। वल्लभ भी मुस्कुराने लगा। उनको देखकर कस्तूरी और संकल्प दोनों की आंखें नम हो गई। संकल्प ने रोते हुए कहा, नहीं सच में भूत था। कस्तूरी ने उसका साथ देते हुए रंधे गले से कहा, वह हमारे पास बैठा हुआ था और भाई सा उसने मेरा हाथ भी छुआ। उसकी बात सुनकर वल्लभ और अभिजीत सोच में पड़ गए। वल्लभ ने अभिजीत के कान में कहा, विधायक सा, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं कोई फिर से ठकुरानी साहब पर हमला करने के लिए तो नहीं आया? अभिजीत ने उसको जवाब देते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बात सही है। अच्छे से ढूंढो, कोई कमरे में छुपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी वह बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी बात सुनकर वल्लभ ने सिर हिलाया और कमरे में हर जगह ढूंढने लगा। उसे ऐसा करते हुए कस्तूरी और श्रेष्ठ देख रहे थे। वही अभिजीत कस्तूरी और श्रेष्ठ को शांत करवाते हुए बोला, तुम दोनों शांत हो जाओ, हम देख रहे हैं कौन सा भूत है। वही बैग के नीचे छुपा हुआ। श्रेष्ठ गुस्से में भरा जा रहा था। उसने मन में खुद से कहा, मैंने उनका मुंह देखा था आज सुबह। इन दोनों टाबरों बच्चों ने महाराज जीना हराम कर रखा है। अगर पकड़ा गया तो ये इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। जैसलमेर के राणा सब बेड के नीचे छुपे हुए से, जे बात का घना मजाक उड़ेगा। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा कोनी। वो संकल्प और कस्तूरी को मन में कोस रहा था। काफी देर तक कमरे में अच्छी तरह से ढूंढने के बाद जब वल्लभ को वहां पर कोई नहीं मिला तो उसने अभिजीत को देखते हुए कहा, अट्ठी कोई न से विधायक सा, लगता है इन दोनों ने कोई बुरा सपना देखा होगा। अभिजीत ने कस्तूरी और संकल्प की तरफ देखते हुए ये कहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम दोनों आराम से सो जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है। अभिजीत ने फिर से उन दोनों को समझाया और वो दोनों डरते डरते लेट गए। दोनों एक दूसरे को चिपक कर सो रहे थे। अभिजीत और वल्लभ उन दोनों को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर चले गए। जाते वक्त उन्होंने लाइट फिर से बंद कर दी थी। संकल्प तो सो गया था, लेकिन कस्तूरी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसे डर लग रहा था। इधर श्रेष्ठ को लगा कि अब सब सो गए हैं, तो वह बैग के नीचे से निकलकर बाहर आया। उसकी आहट से कस्तूरी की आंख खुल गई। वह झट से उठी और जैसे ही कुछ बोलने को हुई,
श्रेष्ठ ने उसको बेड पर ही दबोचकर उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। अपने मुंह से एक भी शब्द मत निकालना वरना महारे ते बुरा थारे वास्ते कोई को नहीं होगा। श्रेष्ठ ने उसको जवाब दिया। अंधेरे में कस्तूरी को उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पहचान हो गई थी, इसलिए वो मासूमियत से उसे देखने लगी। जब श्रेष्ठ को अब अजीब महसूस हुआ, उसका दिल उसके इतने करीब होने की वजह से तेजी से धड़क रहा था, जिसे Mahasusa karati hai vo di me sfera membola, eva munha mata kalana samaji. Yusa ki bata suna kara kasturi santa hogai hai. Sresta yusa se dura wa ora lights on ki to yusa ki nazara du choti gusela ankam para parai. Tu jaga raha sai sankalpa, sresta ne kasturi ke pasa hatha banda kara baith sankalpa dekat hukaha. Vo yus hai gura rahada. Kasturi bakari unadanam ko asamanjasa se deka rahiti. Papa Hamadanam Mambet ko kana se so nahim denjtaninda kes egit sankalpa gus membola. Yusa ki bata suna kara kasturi ne use sahalat hu sankalpa se puja, hamare baks tumathika hona. Sankalpa ke java badin se pahale srestha yusa ke pasa aya ora use kanto pakara kara upara uthat hu gus membola. Thari jubana asia kala apane bapusa ke samain kucha jayata hai kala rahi sai. Sankalpa ne ruthat hu apana sihara dusari tarafa karalia. Yusa ki isa harakata ko de ka kara srestha ne yusako apane sign se lagay ora yusa ki pitha sahalat hu bola, mer latasara. Kai mer te abi takanaraza se. Sankalpa ne koi javaba nahim dia disrestha ne kasturi ki tarafa dekat hu gus mem kaha, yitan asia chapakali sika rahi se. Hamari mam sa ko kuchamata boli, sankalpa ne yusa ki ankam mem dekat hu javaba dia. Jisa paris srestha ne gus mem yusa ko garat hu kaha, kai bolatun thari mam sa. Vo mari lugai bisai, oragara vipasa kata anyo sai thamadanam ne. Java hama ramud hoga hama ajange sankalpa apana chota sa munha banate hubola. Srestha ne eka gahari sanza charate hu kaha, katana jiti se tu. Thika se mame ther pe gus koni karunga, iba kusa, ora mam sa. Sankalpa ne fataka se pucha disrestha kasturi ko dekat hubola, yo mari lugai se. Jako mame kucha bibola saku su. Para hamare samain nahim kayam ki hamari mam sahai, samain sankalpa ne munha banate hukaha. Usapane bet para bahuda gusa rahada, lekina apana beta da, isa lai kucha nahim bola sakata da, kuda thamadanam ne takana ka liya hoga, main subahate eka anadana mer munha mem koni gaya, each apakali ya kucha kane ko lakara a main buka laji sai, srestha ne munha banate hukaha. Kasturi apani jagaha se fataka se kari hot hu boli, jihama jakara dekat hai. Kane ke lai kucha baka hoga, baka wa kana kailegi iba tu main. Kucha paka kara lamer vast srestha uns sfera mem bola to kasturi thoradara se pitch hata gai. Usane java badit hu kaha, haim vo haim. Ya rahi se yakoni srestha fira se uns sfera mem bola. To bakari kasturi vaham se kitchen mem kali gai. Usako dekat hu sankalpa ne srestha se kaha. Apa aes karogi to haim apana bapu sa badalana paraga. Srestha usako pakara kara gus membola, tu bapu sa badalega. Ruka abi. Yi bola kara usa ne sankalpa ko bed para lataya ora usa ke pita mem gudagudi karain laga ora sankalpa hansain laga. Mata ki bapu sa. Mata ki vo hansi mem loda pota ho rahada. Ora use deka kara srestha ne hamsat hu kaha, tu bapu sa badalega. Vo danam bapa beta hansa rahida. Idara kasturi ko kana banana ta ada nahimda. Isa lai usa se jo bana vo saba eka tre mem parosa kara kamari lai. Suni ji kana agaya vo di me kadamam se kalate hu indara 8 hai boli. Usa ki avaja suna kara srestha jo ki sankalpa ke sathakila rahada. Kupa ho gaya. Sankalpa ne kasturi se pucha. Mam sa apane kyabanaya. Kasturi hikakakate hu boli. Alu paratha. Sankalpa ke siher para muskana agai. Idara srestha sof para batha to kasturi ne usa ke samain mea para tre rakadi. Ser bartana de ke hutha. Kasturi usa ke pasakari gabare ya rahi ti. Subaha te buka ke karana mer pita mem kuhe kusti kila rehi se. Srestha ne pahale kaisarola ka dakana hataya to usa ki amkam fatiki fati raha gai. Usa mem jala wa adha paka paratha da ora usa ke upera thora sa gas stove parasika wa luda. Yi saba de ka kara kasturi gardana juka kara kari hogai. Yo kai paratha sai. Kuna te aingala se yo tane paratha laga raha sai chapakali. Srestha use de ka munha banate hubola. Kasturi ne apani muthiam kasat hu kaha. Haim kana pakana nahimata. Kayam ega. Attain dinam se mara damaga pakaraka se vo kama sai kai.
Bukpita Asia ki rata sona paragaiba, sresta gus mem gardana. झटकते हुए बोला। तो कस्तूरी ने झट से दूसरे बर्तन का ढक्कन हटाते हुए कहा, ये खीर बची हुई थी आज के खाने की, आप ये खा लीजिए। श्रेष्ठ बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, यूं ही सही दे। उसने खीर खत्म करके बोला, अब हम दोनों 2 दिन के अंदर अंदर घर वापस आ जाना, वरना घर में घुसने भी कोनी थारे को छिपकली। उसने कस्तूरी को देखते हुए धमकी दी। कस्तूरी का चेहरा उतर गया। हम नहीं आएंगे, संकल्प ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। जे तो समय ही बताएगा छोरा। श्रेष्ठ ने संकल्प को सहलाया और वहां से जाने के लिए बालकनी में चला गया। कस्तूरी बेचारी बर्तन लेकर बाहर चली गई। प्रलय की हवेली। प्रलय आधी रात को बाहर से घर वापस आया था। आते ही वो अपने घर के बड़े से हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैर सामने टेबल पर एक के ऊपर एक रखते हुए पुकारा, ब्रिजेश ब्रिजेश। ब्रिजेश वहां आया और डरते हुए बोला, जी बोलिए मालिक सा, आपको कुछ चाहिए? ठाकुर श्रेष्ठ की गर्लफ्रेंड, वो नाचने वाली, क्या नाम था उसका? प्रलय कुछ याद करते हुए बोला। ब्रिजेश उसको जवाब देते हुए बोला, वो चंदा, जो उस दिन जश्न पर यहाँ आई थी। हाँ वही, उसे कल शाम को जश्न के लिए बुलाओ। बोलना कल हमारी कंपनी को 5 साल पूरे होने वाले हैं, प्रलय ने जवाब दिया। तो ब्रिजेश कुछ सोचते हुए बोला, पर मालिक सा अभी तो 5 साल होने में समय से, आप कल क्यों जश्न रखवा रहा है? क्योंकि हमें कस्तूरी चाहिए, हम उसे हासिल करना चाहते हैं, पर ऐसा तभी हो सकता जब उसके सामने उसके पति का साच आए। प्रलय ने उसे जवाब देते हुए जब ये कहा तो ब्रिजेश की कुछ भी समझ नहीं आया और वो सवाल करते हुए बोला, हैं मालिक सा, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। आप ठाकुर श्रेष्ठ की पत्नी को इस जश्न के जरिए कैसे हासिल करेंगे? समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। श्रेष्ठ की पत्नी अमला अभिजीत रावत के घर में रुकी हुई है। इस जश्न में खास न्योता विधायक सा अभिजीत रावत को भी दिया जाएगा, जिससे उनके साथ हमारी कस्तूरी भी आएगी। तब उसका सामना होगा चंदा के सच से और टूट जाएगा दोनों का ये अधूरा रिश्ता। हा 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 हा, वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी राक्षसों जैसी थी। क्या होगा जब कस्तूरी के सामने आएगी चंदा? क्या कामयाब होगी प्रलय की चाल, या फिर कस्तूरी और संकल्प वापस लौट जाएंगे? चैप्टर 29। प्रलय की हवेली। प्रलय आधी रात को बाहर से घर वापस आया था। आते ही वो अपने घर के बड़े से हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैर सामने टेबल पर एक के ऊपर एक रखते हुए पुकारा, ब्रिजेश ब्रिजेश। ब्रिजेश वहां आया और डरते हुए बोला, जी बोलिए मालिक सा, आपको कुछ चाहिए? ठाकुर श्रेष्ठ की गर्लफ्रेंड, वो नाचने वाली, क्या नाम था उसका? प्रलय कुछ याद करते हुए बोला। ब्रिजेश उसको जवाब देते हुए बोला, वो चंदा, जो उस दिन जश्न पर यहाँ आई थी। हाँ वही, उसे कल शाम को जश्न के लिए बुलाओ। बोलना कल हमारी कंपनी को 5 साल पूरे होने वाले हैं, प्रलय ने जवाब दिया। तो ब्रिजेश कुछ सोचते हुए बोला, पर मालिक सा अभी तो 5 साल होने में समय से, आप कल क्यों जश्न रखवा रहा है? क्योंकि हमें कस्तूरी चाहिए, हम उसे हासिल करना चाहते हैं, पर ऐसा तभी हो सकता जब उसके सामने उसके पति का साच आए। प्रलय ने उसे जवाब देते हुए जब ये कहा तो ब्रिजेश की कुछ भी समझ नहीं आया और वो सवाल करते हुए बोला, हैं मालिक सा, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। आप ठाकुर श्रेष्ठ की पत्नी को इस जश्न के जरिए कैसे हासिल करेंगे? समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। श्रेष्ठ की पत्नी अमला अभिजीत रावत के घर में रुकी हुई है। इस जश्न में खास न्योता विधायक सा अभिजीत रावत को भी दिया जाएगा, जिससे उनके साथ हमारी कस्तूरी भी आएगी। तब उसका सामना होगा चंदा के सच से और टूट जाएगा दोनों का ये अधूरा रिश्ता। हा 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 हा, वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी राक्षसों जैसी थी। अगली सुबह कस्तूरी हाल में संकल्प के साथ खेल रही थी। उन दोनों ने अभिजीत के घर में चहल पहल लगा रखी थी, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। अभिजीत एक फाइल को पढ़ रहा था। उसके पास ही वल्लभ भी बैठा हुआ था। वो अभिजीत को देखते हुए बोला, विधायक सा, इन दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि वो दोनों सौतेले माँ बेटे से। लगना भी नहीं चाहिए कान्हा जी, इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगने दे। अभिजीत ने कस्तूरी और संकल्प को देखते हुए कहा, जो वहां पर छुपन छुपाई खेल रहे थे। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में बाहर से एक गार्ड अंदर आया और अभिजीत के सामने झुककर बोला, विधायक सा, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन आया है इतनी सुबह? अभिजीत ने सवाल किया तो जवाब में उसे गार्ड ने कहा, ठाकुर प्रलय रानावत आए हैं। उसकी बात सुनते ही अभिजीत फटाक से बोला, ओ तो उनको अंदर भेजो। बाहर क्यों खड़ा रखा है? सामने से गार्ड ने सिर हिलाकर कहा,
ठीक है, यो इतनी सुबह सुबह ठाकुर रानावत अट्ठे क्या करने आया से? वल्लभ ने सवाल किया। जवाब में अभिजीत ने कहा, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। अभी पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वह बोल ही रहा था कि इतने में प्रलय की आवाज आई, खम्मा घनी, विधायक सा। इस आवाज को सुनकर कस्तूरी के कान खड़े हो गए। उसने पलटकर प्रलय की तरफ देखा और प्रलय की नज़र भी उसकी नज़र से मिल चुकी थी। मम्मी, हम यहाँ पर हैं, पकड़िए हमें। संकल्प की आवाज से कस्तूरी का ध्यान बंद गया और जब उसने संकल्प की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। ऐसी मुस्कान जो किसी भी मर्द का दिल लुभा सकती थी। प्रलय के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो उसे ही देख रहा था। आओ बैठो। प्रलय, कैसे आना हुआ, वो भी इतनी सुबह सुबह? अभिजीत ने उसे बैठने के लिए सामने सोफे की ओर इशारा करते हुए पूछा। प्रलय की नज़र कस्तूरी पर थी, पर अभिजीत की बातों से उसका ध्यान बंद गया था, इसलिए वो अभिजीत की तरफ देखते हुए बोला, जी। वो बैठा तो अभिजीत ने नौकर को इशारा करके उसके लिए चाय नाश्ता भेजने के लिए कह दिया। अभी भी उसकी नज़र कस्तूरी पर जमी हुई थी। जिस वल्लभ जो उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, वो कुछ अजीब महसूस कर रहा था, इसलिए उसने प्रलय को देखते हुए पूछा, रानावत ठाकुर साहब, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इतने सुबह सुबह आप थे? हाँ, वो हम विधायक साहब को न्योता देने आए थे। हमने एक पार्टी रखी है आज शाम को हमारे घर पर। हमारी कंपनी को 5 साल हो रहे हैं। इस खुशी में प्रलय ने सारी बात बताई, पर उसकी नज़र अभी भी कस्तूरी पर थी। ओ, ये तो अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे, अभिजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जिस पर प्रलय ने कस्तूरी को देखते हुए सवाल किया, वैसे विधायक सा ये कौन है? नाश्ता आ चुका था, वो लोग नाश्ता करने लग गए थे। कस्तूरी और संकल्प अभी भी अपने खेल में मस्त और उन लोगों से दूर दूसरे कोने में थे। अभिजीत ने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए कस्तूरी की तरफ देखा और एक बड़ी सी ही मुस्कान के साथ कहा, हमारी बहन और भांजा है, कल ही हमसे मिलने के लिए आए हैं। लाडो, संकल्प यहाँ आओ। उसने उन दोनों को पुकारा तो कस्तूरी ने संकल्प से कहा, बच्चा भाई सा बुलाया रहे हैं, चलो। वो दोनों उन लोगों के पास आए। आते ही कस्तूरी ने प्रलय का अभिवादन किया, खम्मा घनी। प्रलय ने सामने से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जब संकल्प अभिवादन करने लगा तो उसने सामने सवाल करते हुए कहा, खम्मा घनी, वैसे आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपके उसी नाम के पीछे मामा सा लगाकर अभिवादन करूं। उसकी बात सुनकर प्रलय को अछू लगा। चाय उसके गले में अटक गई थी, क्योंकि संकल्प ने उसे आते ही अपना मामा बना लिए था। वो जबरदस्ती उस पर आ रहा अपना गुस्सा पीते हुए मुस्कुराकर बोला, हमारा नाम प्रलय रानावत है। बहुत ही भयानक नाम है। आपको मामा सा बोलेंगी तो कहीं आप कंस मामा सा ना निकल जाए। हम आपको काकू सा ही बोलेंगे। संकल्प ने उसकी बात काटते हुए ये जवाब दिया तो उसके सामने बैठे प्रलय की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। बाकी लोग उस छोटे पैकेट को हैरानी से देख रहे थे। कस्तूरी ने उसे गोद में लेते हुए धीमे से कहा, बच्चा ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े हैं। वहाँ का माहौल ठीक करने के लिए प्रलय ने ही कहा, वैसे विधायक सा, अगर हम गलत नहीं हैं तो आपकी इकलौती बहन ने तो 5 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। तो ये आपकी कौन सी बहन है? अभिजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। वही कस्तूरी को भी अजीब लगा। उसको ये सब संकल्प के लिए ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे वहां से लेकर जाने के लिए मुड़ी तो वल्लभ ने प्रलय को जवाब दिया, रानावत ठाकुर सा ये श्रेष्ठ ठाकुर सा की दूसरी लुगाई से। कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई से। ठाकुर श्रेष्ठ की शादी इनसे हुई है, पर हमने तो सुना था कि उनका रिश्ता चंदा के साथ है। हमें लगा था कि वही उनकी पत्नी बनेगी। प्रलय ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। उसका जवाब कस्तूरी ने सुन लिया, इसलिए उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हो चुका था। कस्तूरी धीमे धीमे कदमों से उन बातों के बारे में सोचते हुए वहां से संकल्प को लेकर दूसरे कोने में चली गई। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, जिसे देखकर प्रलय ने मन ही मन में मुस्कुराया। लगता है कि आग लग गई कस्तूरी के सीने में और आज शाम को इस आग में घी डालेगी खुद जिंदा। उसने अपनी बात पूरी करके कहा, चलिए छोड़िए बीती बातों को। अच्छा लगा कि ठाकुर श्रेष्ठ ने शादी कर ली और आपकी उनकी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता है। आप इनको भी पार्टी में लेकर आएगा विधायक सा? क्यों, राजस्थान के बहुत महानुभव आने वाले हैं। सबको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जैसलमेर की नई रानी सा कौन बनने वाली है। अभिजीत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ लेकर आएंगे। ठीक है विधायक साहब, हम चलते हैं। उसने ये जवाब दिया और एक नज़र कस्तूरी को देखकर वहां से चला गया। उसके जाते हुए वल्लभ परेशान होते हुए बोला, विधायक साहब क्या करें? ठकुरानी सा के दिमाग में एक गहने सवाल घूम रहे होंगे। हम जानते हैं
लेकिन हम उसके सवालों का जवाब उसे तभी दे सकते हैं जब दाता हुकुम हमें ऐसा करने की इजाज़त देंगे। तब तक के लिए हमें कस्तूरी को सवालों के साथ जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। अभिजीत ने सामने से जवाब दिया तो ना चाहते हुए भी वल्लभ ने उसकी बात मानकर चुप्पी साध ली। दूसरी तरफ गौरव महल, सुबह का वक्त, श्रेष्ठ के कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। उसने जोधपुरी सूट पहन रखा था। उसके साथ वो सिर पर साफा बांध रहा था कि इतने में उसे पुकारते हुए कथन वहां आया। भाई सा, भाई सा। श्रेष्ठ फट से दरवाजे की तरफ पलटते हुए बोला, क्या हुआ? भाई सा संकेत मर गया, कथन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जिस पर उस श्रेष्ठ की नसें तन गई और उसकी गुस्से में मुठ्ठियां भींच गई थी। उसने सामने से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में बने बेसमेंट के दरवाजे से अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे कथन भी वहां चला गया। इधर अंदर पहले से ही शाश्वत मौन था। वो कुर्सी से बंधी हुई संकेत की लाश को देख रहा था। उसे गुस्सा चढ़ रहा था। साला इतनी मोटी चमड़ी का था, मुंह से अपने मालिक के खिलाफ एक भी शब्द निकालने की जगह अपने प्राण निकाल दिए। शाश्वत गुस्से में कोसते हुए बोल रहा था, छोड़ जे मिट्टी को, इब को कुछ भी बोलने का कोई फायदा को नहीं से। श्रेष्ठ ने शाश्वत को जवाब दिया और खुद से संकेत की लाश को चेक करने लगा। उसने ध्यान से देखा कि उसका गला घोटा गया था, जिसे देखकर उसके गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। उसने अपने भाइयों पर बिगड़ते हुए पूछा, अट्ठे तुम्हारी गैर मौजूदगी में कौन आया था? उसके दोनों भाई उसको हैरानगी से देखने लगे। यो आप क्या बोल रहे हो भाई सब? कथन थोड़ा असमंजस में बोला। हमारी गैर मौजूदगी में अट्ठे क्यों कोई आएगा? शाश्वत ने कहा ही था कि श्रेष्ठ ऊंचे स्वर में बोला, क्योंकि जे प्राण अपने आप को नहीं निकले, किसी ने निकाले से। क्या? दोनों भाई चौंक गए। श्रेष्ठ ने उसन को ऑर्डर देते हुए कहा, अच्छी तरह चेक करो, कोई ना कोई तो वाने सबूत छोड़ा ही होगा। मने वा को वाकई जे गलती की सजा देनी से। जी भाई साहब। उसकी बात मानते हुए उसके भाई वहां पर अच्छे चेक करने लगे। इधर श्रेष्ठ उनको वहीं पर छोड़कर बेसमेंट से बाहर आया। वो अपने कमरे वाले दरवाजे से आया था। जैसे ही वो दरवाजे को कारपेट से छुपाने लगा, उसकी नज़र एक बटन पर पड़ी। ये सोने का बटन था। उसने वो बटन लिया और गुस्से में दांत भींचते हुए वहां से बाहर निकल गया। जीटी होटल मैनेजमेंट, जैसलमेर। ये होटल मैनेजमेंट की मेन ब्रांच थी। इसके द्वारा जितने भी तोमार परिवार के होटल इंडियन में थे सबको मांगे किया जाता था। इसको निरंजन, वेदांत कथन का छोटा भाई और उत्तम संध्या का बड़ा पोता मिलकर संभालते थे। श्रेष्ठ यहाँ आया तो ये सब निरंजन के कैबिन में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। श्रेष्ठ ने आते ही दरवाजा खोलकर कहा, वेदांत, उत्तम बाहर जाओ, मने भाई सा से बात करनी से। क्या हुआ श्रेष्ठ? सब ठीक है ना? निरंजन ने सवाल किया। वेदांत और उत्तम श्रेष्ठ के गुस्से के डर से बिना कुछ कहे बाहर चले गए। उनके जाते ही श्रेष्ठ ने दरवाजा बंद किया और सीधा निरंजन के पास आया। उसने निरंजन को कॉलर से पकड़कर गुस्से में कहा, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सके से पर थारी कोनी। श्रेष्ठ, ये क्या बदतमीजी है? तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे बड़े भाई सा है। निरंजन उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करते हुए थोड़ा गुस्से में कहा। श्रेष्ठ ने झटकते से उसे उसकी कुर्सी पर फेंका और अपना पैर उसकी कुर्सी की बाजू पर रखा। वो गुस्से में बहुत ही डरावना लग रहा था। निरंजन उसकी मौजूदगी से अंदर तक कांप गया था। श्रेष्ठ पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया था। उसने गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहा, तने के लागे से। मने थारी घटिया हरकतों का बेरा कोनी से। मने थारी एक एक हरकत का बेरा से, और उन हरकतों म्हारे अंदर थारी इज्जत इतनी कम कर दी से कि मैं थारे को अपना भाई भी कोनी मानू सूं। और उस दिन म्हारी लुगाई पर नजर डालकर तूने म्हारे हाथों मरने के वास्ते एक कदम बढ़ा दिया था। वाह के बाद मैं थारी एक और गलती का इंतजार कर रहा था, जो तूने कर दी से। उसकी बातों से निरंजन ने डर के मारे थूक गटकते हुए अपना गला गीला किया। श्रेष्ठ ने उसे बटन दिखाते हुए बिना बोले हर सवाल जवाब दे दिया था कि उसने क्या गलती की थी। श्रेष्ठ, हमें माफ कर दो, हम राजावत की बातों से बहक गए थे। निरंजन ने डरते हुए रिक्वेस्ट की ही थी कि इतने में श्रेष्ठ के फोन की रिंग ने उसका ध्यान बटा दिया। उसने वैसे ही अपनी जेब से फोन निकाला और कॉल रिसीव करते ही बोला, क्या हुआ वल्लभ? ठाकुर सा, एक गड़बड़ हो गई से। प्रलय रानावत ने अपने घर में पार्टी रखी से, वा में विधायक सा और ठकुरानी सा को बुलाया से, और मने पता चला से कि बट्ठे चंदा भी आने वाली से। और सामने से वल्लभ ने उसे पूरी बात बताई तो श्रेष्ठ का चेहरा गुस्से में कठोर हो गया। अब क्या करेगा श्रेष्ठ? क्या कस्तूरी के सामने आएगा चंदा का सच? क्या करेगा श्रेष्ठ निरंजन के साथ? चैप्टर 30। श्रेष्ठ, ही क्या बदतमीजी है? तुम क्या कर रहे हो?
हम तुम्हारे बड़े भाई सा हैं। निरंजन उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करते हुए थोड़ा गुस्से में कहा। श्रेष्ठ ने झटकते से उसे उसकी कुर्सी पर फेंका और अपना पैर उसकी कुर्सी की बाजू पर रखा। वो गुस्से में बहुत ही डरावना लग रहा था। निरंजन उसकी मौजूदगी से अंदर तक कांप गया था। श्रेष्ठ पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया था। उसने गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहा, तने के लागे से मने थारी घटिया हरकतों का बेरा कोनी से। मने थारी एक एक हरकत का बेरा से, और उन हरकतों ने महारे अंदर थारी इज्जत इतनी कम कर दी से कि मैं थारे को अपना भाई भी कोनी मानू सुन। और उस दिन महारी लुगाई पर नजर डालकर तूने महारे हाथों मरने के वास्ते एक कदम बढ़ा दिया था। वह के बाद मैं थारी एक और गलती का इंतजार कर रहा था, जो तूने कर दी से। उसकी बातों से निरंजन ने डर के मारे थूक गटकते हुए अपना गला गीला किया। श्रेष्ठ ने उसे बटन दिखाते हुए बिना बोले हर सवाल जवाब दे दिया था कि उसने क्या गलती की थी। श्रेष्ठ, हमें माफ कर दो, हम राजावत की बातों से बहक गए थे। निरंजन ने डरते हुए रिक्वेस्ट की ही थी कि इतने में श्रेष्ठ के फोन की रिंग ने उसका ध्यान बटा दिया। उसने वैसे ही अपनी जेब से फोन निकाला और कॉल रिसीव करते ही बोला, क्या हुआ वल्लभ? ठाकुर सा, एक गड़बड़ हो गई से। प्रलय रानावत ने अपने घर में पार्टी रखी से, वा में विधायक सा और ठकुरानी सा को बुलाया से, और मने पता चला से कि बट्ठे चंदा भी आने वाली से। और सामने से वल्लभ ने उसे पूरी बात बताई तो श्रेष्ठ का चेहरा गुस्से में कठोर हो गया। श्रेष्ठ ने जवाब देने की जगह कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर से निरंजन के ऊपर झुक गया। वो अब पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। निरंजन उसकी गुस्से से लाल हुई आंखों को देखने से भी डर रहा था, लेकिन वो फिर भी डर के मारे बोला, श्रेष्ठ, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमें माफ कर दो, हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। रानावत ने हमको बहका दिया था, उसी के कहने पर हमने संकेत को उसके रास्ते से हटाया। घर का भेदी लंका ढाए। वह रानावत ने महारी लुगाई और छोरे को मारने के लिए उन पर 2 बार जानलेवा हमला करवाया, पर जब मनेवा के आदमी को पकड़ा तो तूने वा को मार दिया, ताकि मनेवा के खिलाफ कोई सबूत ना मिले, सिर्फ जैसलमेर की राजगद्दी के वास्ते। तूने कदी दिमाग का इस्तेमाल करके सोचा से कि तू महारा बड़ा भाई होकर भी वह गद्दी पर क्यों कोनी बैठ सके से? क्योंकि थारे अंदर इतनी काबिलियत होती तो दादू सा थारे को अपना वारिस घोषित करते और ताऊ सा भी थारे को सपोर्ट करते, ना कि मने। श्रेष्ठ एक एक शब्द गुस्से में चबाते हुए बोल रहा था। निरंजन उसकी आंखों में देखकर डर के मारे कांप रहा था। श्रेष्ठ ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर सहलाते हुए बोला, अगर मैं थारे को मारकर सारे सबूत खत्म कर दूं तो कैसा रहेगा? बोल। उसकी बातें सुनकर निरंजन डरते हुए फिर से बोला, श्रेष्ठ, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तो बापू सा तुम्हें राजगद्दी पर कभी नहीं बैठने देंगे। हम उनके इकलौते बेटे हैं। श्रेष्ठ ने जीभ चटकते हुए कहा, न तू उनका इकलौता कलंक से, जिसको मने मिटाना से। इब सुन, मने थारी मौत के लिए घना चोखा प्लान बनाया से। तपते रेगिस्तान में थारे को जिंदा जमीन पर गाड़ने का। जैसलमेर की तपती हुई रेत थारे बदन को जलाएगी। उसकी बातों को निरंजन अपने ऊपर महसूस कर रहा था। ये सब उसके लिए और भी डरावना था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। श्रेष्ठ उसे देखते हुए आगे बोला, और धीरे धीरे थारा दम घुटने लगेगा। थारे कानों में सिर्फ तपती हुई हवा की आवाज आएगी। तू चिल्लाना चाहेगा तो भी चिल्ला को नहीं पाएगा। कोई थारी आवाज सुनने के लिए वाह उसे रेगिस्तान में को नहीं आएगा और घर में सब तने ढूंढते रह जाएंगे। धीरे धीरे तू लापता हो जाएगा और सब तने भूल जावेंगे। निरंजन की आंखें ये सब सुनकर नम हो गई थी। वो लगभग रोने वाला था। उसने श्रेष्ठ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इस बार हमें माफ कर दो। सच में फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। माफी तो थारे को कोनी मिल सकती, क्योंकि यह शब्द महारी डिक्शनरी में तो कोनी आता। पर अभी मैं थारे खून से अपने हाथ गंदे कोनी करूंगा। जे वास्ते जो रायता तूने फैलाया से, एबवा को तने ही साफ करना पड़ेगा, वरना मने मजबूर होकर तने अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। श्रेष्ठ ने अपनी बात पूरी करते हुए उसे कहा। निरंजन ने फिर से अपने गले से थूक निगलते हुए कहा, तुम हमें और कोई सजा दे रहे हो? हमें मंजूर है, पर हमें मारना मत। श्रेष्ठ ने अपनी टांग नीचे रखी और फिर उसको कॉलर से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, मैं रात तक वापस आऊंगा महल में। तब तक जो रायता तूने महल की बेसमेंट में फैलाया सेवा को चुपचाप साफ करके सारे निशान मिटाकर ठिकाने लगा दे उस संकेत को। अगर तूने अपने काम में जरा सी भी आनाकानी की ना तो तने कुत्ते की तरह मारूंगा। थारे को तो अच्छी तरह बेरा से कि जब मने गुस्सा आवे से तो मने किसी पर भी दया नहीं आती। श्रेष्ठ इतना बोलकर वहां से बाहर चला गया। वो सीधा वेदांत के कैबिन में आया। क्या हुआ भाई सा, आप यहाँ सब ठीक है? वेदांत ने उसे देखते ही सवाल किया।
श्रेष्ठ उसे जवाब देने की जगह उसके कैबिन में बने प्राइवेट रूम में चला गया। वेदांत उसे चिंतित नजरों से देख रहा था। प्रलय की हवेली, बीकानेर। शाम का वक्त। हवेली में पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। घर के बड़े से हॉल में पार्टी की सारी तैयारियां की गई थी और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन प्रलय को तो बस एक ही मेहमान का बेसब्री से इंतजार था, और वो थी कस्तूरी। प्रलय मेहमानों को अटेंड करते हुए दरवाजे की तरफ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने मन में कहा, कहाँ हो तुम मेरी खूबसूरत मोहब्बत? तुम्हारा इतनी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज रखा है मैंने। जल्दी आओ, अब और वेट नहीं हो पाएगा। इधर दूसरी तरफ हवेली के पोर्च पर अभिजीत की 2 गाड़ियां रुकी। उनमें से एक गाड़ी में ड्राइवर और एक गार्ड के साथ कस्तूरी और संकल्प मौजूद थे। वही दूसरी में अभिजीत और वल्लभ ड्राइवर और गार्ड के साथ मौजूद थे। वल्लभ ने श्रेष्ठ को चंदा और प्रलय की पार्टी का सच बता दिया था, लेकिन अभी भी उसे चिंता हो रही थी। उसको ऐसे परेशान देखकर अभिजीत ने सवाल किया, क्या हुआ वल्लभ, कब से तुम्हें नोटिस कर रहे हैं हम? तुम बहुत ही परेशान लग रहा हो। सब ठीक है ना? हाँ विधायक सर, सब ठीक से, वल्लभ ने सामने से अपनी चिंता छिपाते हुए जवाब दिया और गाड़ियों के पार्क होते ही वो गाड़ियों से बाहर आ गए। अभिजीत आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे और आगे उसके गार्ड और उनके घेरे में ही संकल्प, वल्लभ और कस्तूरी चल रहे थे। उनके अंदर आते ही प्रलय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कस्तूरी ने गुलाबी रंग का राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रलय ने उसे देखते हुए मन में कहा, हमारी खूबसूरत मोहब्बत, इस रंग में बेहद खूबसूरत लग रही हो। पधारिए विधायक सा, पार्टी शुरू हो चुकी है। उसने उन लोगों का अभिवादन किया और वो लोग अंदर की तरफ आ रहे थे। तो वहां की डेकोरेशन देखकर अभिजीत ने मुस्कुराकर कहा, पार्टी की अरेंजमेंट्स तो बहुत ही अच्छी की गई है। उम्मीद करते हैं पार्टी भी अच्छी ही होगी। बहुत अच्छी होगी। आप आइए, तो बस आपका वेट था। आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई है। आप बहुत एंजॉय करोगे। प्रलय उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। उसकी नज़र कस्तूरी पर गई, जिसकी गोद में संकल्प था। वो दोनों आपस में लगे हुए थे। सब अंदर आए तो वल्लभ को और भी ज्यादा चिंता होने लगी। उसने मन में कहा, हे कान्हा जी, पता नहीं कौन सा तूफान आएगा जब ठाकुर श्रेष्ठ अट्ठे आएंगे और वक्त पहले चंदा अट्ठे आएगी। प्रलय ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए पार्टी के लिए बुलाई हुई डांसर्स को डांसर शुरू करने के लिए संदेश भेजा। डीजे ने म्यूजिक शुरू किया और हाल के बीच लगे डेकोरेटिव के पर्दों के पीछे से कुछ डांसर्स बाहर आई। उनके चमकीले और सेक्सी कपड़े देखकर सबका ध्यान उस तरफ चला गया। कस्तूरी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पीछे से चंदा अपनी सुरीली आवाज में गाते हुए बाहर आई। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उसने चमकदार स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर हॉट मेकअप किया हुआ था। उसको देखते ही अभिजीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। 2 दिल, दोनों जवान आंखों का है ये बयां। दोनों के दरमियान कोई भी हो ना यहाँ। पर्दा पर्दा हाँ, पर्दा पर्दा हाँ, अपनों से कैसा पर्दा, पर्दा पर्दा हाँ, पर्दा पर्दा हाँ, अपनों से कैसा पर्दा। मोनिका ओ माय डार्लिंग, ओ मोनिका ओ माय डार्लिंग। चंदा अपनी अदाएं दिखाते हुए डांस कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अभिजीत की तरफ नहीं गया था। वल्लभ ये सब देखकर अपनी नजर चुरा रहा था। कस्तूरी संकल्प के साथ इन सब से दूर केटरिंग एरिया में थी। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। इधर अभिजीत का खून उबल रहा था चंदा को देखकर। दूसरी तरफ जीटी होटल मैनेजमेंट, जैसलमेर। वेदांत के कैबिन में कुछ देर बाद श्रेष्ठ उस कमरे से एक अलग लुक के साथ निकला। उसने इस वक्त ब्लैक शर्ट पहनी थी और उसके नीचे जीन्स और लेदर एंकल बूट्स पहन रखे थे। उसने अपनी रोडीज शर्ट के कोहनी तक बाजू फोल्ड किए हुए थे और ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसने अपने बाल थोड़े स्टाइल में बिखेर कर सेट किया था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी मूंछों को कोनों से मोड़कर सेट किया हुआ था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था। उसके चेहरे पर एक और रोबाब था। उसको देखते ही वेदांत ने हैरान हो गया। वो आज किसी भी हसीना का एक नज़र में कत्ल कर सकता था। उसको देखकर वेदांत ने सवाल किया, क्या हुआ भाई साहब, आपने ऐसे अचानक ही सब कुछ चेंज क्यों किया? सब ठीक तो है ना? श्रेष्ठ ने एक गहरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, सब कुछ ठीक नहीं था। जे वास्ते अब सब कुछ ठीक करने जा रहा सुन। किसकी मौत आई है?
आज कौन सा तूफान आने वाला है। वेदांत मन में ऐसे बोलकर थूक गटकते हुए अपना गला गीला करने लगा। श्रेष्ठ वहां से बाहर निकल गया। उसने वहां के गिराज से अपने लिए एक ब्लैक कलर की जीप निकाली। वो उसको ड्राइव करते हुए वहां से बीकानेर की तरफ निकल गया। प्रलय की हवेली, बीकानेर। चंदा इधर मर्दों के साथ अदायों के साथ डांस करते हुए गाना गा रही थी। अभी तक उसका ध्यान अभिजीत की तरफ नहीं गया था। वही कस्तूरी संकल्प के साथ आइसक्रीम खा रही थी। ये सब देखकर प्रलय ने थोड़ा गुस्सा करते हुए मन में कहा, ये कस्तूरी कहाँ गई? उसके लिए हमने इतना कुछ किया है, उसके बिना ये सब करने का क्या फायदा? इतने में चंदा की नज़र गाते हुए अभिजीत पर चली गई। उसकी आंखों में अजीब सी कसक नजर आने लगी, लेकिन वो अभी भी गया रही थी। दिल की फितरत में धोखा भी है और चाहत भी जान। जाए तो जाए, सोचूं कि जब मैंने उल्फत की जाए भी तो कहाँ दुश्मन है। Sarah Jaham Jees Biho Gumara, Kahana tu Usaka Yaham Parda ham apanam se kaisa parda ham apanam se kaisa parda. Kalo mam sa abavapasa mama sa ke pasa kalate hai, sankalpane ice cream katma karate hai kasturi ko bahada piara se kaha, thika hai, vodanam vaham se vapasa hal mem saba ke pasa gai, kanda ki najara kasturi para nahim gai, kayam ki vo kisi guest ke satha dance kara rahi ti. Monica o Maya Darlinga o Monica o Maya Darlinga, Kasturi Kanda ko dekha rahi ti, Vilaba Kasturi ko dekha karamana membola, Agai Kanda orathakarani sasamain, Patanahim thakura sa kathi raha gai, Ibaja saba ke sambalega, Kasturi ko yi saba aga nahim laga rahada, Vos arma se pani we ya rahi ti, Vos ankalpa ko yi saba dekain se rokate huboli, Baka yi saba tumamata deko, Yi tumare li thika nahim hai. Sankalpa ne kanda ko dekat hu kaha, nahim mam sa yi kanda hai, bapu sa ki dasta, kya, kasturi konka gai usa ki bata suna kara ora kanda ko deka kara, vo agaya, deko vo agaya, kanda ne deravahe ki tarifa dekat hu mukira kara gaya, sabaka diana deravahe ki tarifa gaya jaham se srestha indara rahada, kya sosegi kanda ora srestha ke bear mem kasturi, kya kanda ki maujudagi kara degi srestha ora kasturi ko dura. Thanks for watching. Our subscribe and comments.